वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका चैनल में सभी को स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटेंसिफाइड टॉपिक है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं ज़्यादा इंस्टीट्यूट ऑफ ज़्यादा रिएक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो बात ये है कि जो अभी हुआ है कोलकाता में डॉक्टर रेप केस, आपको क्या लगता है? बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, गवर्नमेंट अपने स्तर से अलग ही लेवल में है, अलग ही चीज़ें वो लोग कर रही हैं। तो आज जानते हैं फैक्ट्स, देखते हैं सारे फैक्ट्स जो हमारे इंटरनेट या सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, और उसके बारे में फिर आगे जाके डिस्कस करते हैं, क्योंकि बात तो बहुत कुछ करनी है इसके बारे में, और इसमें हमें भी देखना है कि हमारा एक आम आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनता है। तो आइए देखते हैं पहले। दोस्तों 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। पहले तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश का सिर नीचा कर सकते हैं। फिर पता चला कि इस रेप को अस्पताल की तरफ से शुरू में सुसाइड बताने की कोशिश की गई। फिर यह खुलासा हुआ कि जिस बंदे ने ये किया है वो तो पुलिस का ही वॉलंटियर था। फिर किसी का बयान आता है कि लड़की इतनी रात में अकेले क्या कर रही थी। फिर वारदात वाली जगह के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर तोड़फोड़ करके सबूत मिटाने की कोशिश की गई। और 14 अगस्त की देर रात जो हुआ उसने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। सैकड़ों की भीड़ हॉस्पिटल पर धावा बोलती है, जिस जगह पर लोग प्रदर्शन। बताइए, जो हम लोग न्यूज देख रहे थे ना, उसमें होता कि मल्टीपल फ्रैक्चर है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। तो सवाल यहाँ होता है कि सब एक आदमी को टारगेट पे क्यों लिया आप? और लोगों को भी तो पकड़िए। 10 दिन निकल गए, 10 दिन से ऊपर हो लिए ना, 8 दिन 10 दिन हो लिए, और अभी तक आपने सिर्फ एक बंदे को पकड़ा है। बाद बाकी लोग कहाँ हैं जो इन चीजों में इन्वॉल्व थे? प्रदर्शन कर रहे थे उसी मंच को तोड़ दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग हॉस्पिटल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और इस टाइप की चीजें ना बंगाल में ज्यादातर होती है। अभी इलेक्शन होगा, ठीक है, वहां होगा तो जीएमसी वालों को पीटेंगे, कोई चन्ना लगा के रखा है उसको पकड़ के पीट देंगे। बाकी कई हिस्सों को बुरी तरह तोड़ देते हैं। टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे थे। मगर सवाल यह है कि जो प्रदर्शनकारी उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे थे, वही लोग प्रदर्शन वाली जगह पर तोड़फोड़ क्यों करेंगे? इसका मतलब साफ है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडों की भीड़ ने जानबूझकर हॉस्पिटल में घुसकर फिर से सबूत मिटाने की कोशिश की है। और अगर ऐसा है तो किसी भी सोसाइटी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और घिनौनी बात और क्या हो सकती है? पहले तो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, इससे ज्यादा बुरी बात किसी समाज के लिए और क्या हो सकती है? एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 10-12 साल डॉक्टरी की पढ़ाई को दिए, जो आधी रात को जाकर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रही थी। अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स के आराम के लिए कमरा नहीं था, तो उसे सेमिनार हॉल की कुर्सियों पर सुस्ताकर आराम करना पड़ा। वो बेचारी दिन भर की थकान दूर करने के लिए लेट रही थी, तभी एक वॉलेंटियर पुलिस का, जिसकी ये ड्यूटी थी कि अस्पताल में कुछ गलत न होने दे, वहां आए लोगों को वो सेफ्टी दे, वही वॉलेंटियर शराब पीकर न सिर्फ उस सेमिनार में घुसता है, उस ट्रेनी डॉक्टर को जानवरों की तरह मारता है, उससे घिनौना काम करता है, उसकी जान ले लेता है और फिर वहां से चला जाता है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी, उंगलियां तोड़ दी गई थी, और उसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा था जिस पर हमला न किया गया। आप ही सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी बुरी तरह मारा गया हो, उसके साथ तो रेप हुआ हो, उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो, तो क्या पहली नजर में उसकी बॉडी देखकर किसी मूर्ख को यह नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। मगर फिर क्या वजह थी कि अस्पताल की तरफ से लड़की के घर वालों को पहली बार जब फोन किया गया तो उन्हें यह बताया गया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया? अब ये सब सुनकर किसको गुस्सा नहीं आएगा? एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया, उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, और अस्पताल वालों को यह तक दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। वो इसे सुसाइड बताने पर क्यों तुले हुए थे? आज कोलकाता पुलिस का इस बात से बड़ा ईगो हर्ट हो रहा है कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों ने भरोसे लायक काम किया क्या है? जिस संजय राय पर लड़की के साथ रेप का इल्जाम लगा, उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी? क्या पुलिस को नहीं पता था? उसके 3 तलाक हो चुके थे, वो बीवियों को पीटता था, उसकी बीवी ने पुलिस तक में पिटाई की शिकायत कर रखी थी। क्या ये बात पुलिस को नहीं पता थी? वो दारू पीता था, हिंसक पॉर्न देखता था, आस पड़ोस की औरतों को वो छेड़ता भी था, अस्पताल में एडमिशन दिलाने के बहाने लोगों से रिश्वत लेता था। मतलब जो आदमी जेल में होना चाहिए था उसे अस्पताल की पुलिस चौकी पर बिठा रखा था। उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती। इन्हें अफसोस हो रहा है कि लोग हम पर शक क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, संजय राय तो पुलिस का वॉलंटियर था, पुलिस डिपार्टमेंट में तो था नहीं। फिर किस हैसियत से वो पुलिस बटालियन की बैरक में रुकता था? यहां तक कि जिस रात उसने वारदात को अंजाम दिया था तब भी वो वापस जाकर पुलिस बटालियन में ही सो गया था। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। घर पर किराएदार भी रखा जाता है तो कानून कहता है कि भैया इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो, फिर हमें ना कहना कि कुछ हो गया था। यहां पुलिस वाले ही अपने बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे।
जो आदमी खुद सोसाइटी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसी आदमी को लोगों की सुरक्षा में लगा रखा था। और फिर लोग तुम पर गुस्सा हो जाएं तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। जो करना है और जो किया जाना चाहिए वो तो होता नहीं है, और अहंकार और ईगो दुनिया भर का पाल कर बैठे हो। और जैसे कि मैंने कहा कि एक आदमी या एक बात ही अगर शर्म की हो और बाकी लोग अगर अपना किरदार ठीक से निभा रहे हो तो भी आदमी तसल्ली कर ले। ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, उस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं होता, सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है, मगर 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी, यह है बंगाल के गवर्नमेंट, सीधी सीधी बात है। सत्ता में कुछ भी कर रहा है, कोई देखा देखी अख्तर अली ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में संदीप घोष जैसा करप्ट आदमी आज तक नहीं देखा। यह आदमी हर काम में 20% कमीशन लेता था, पोस्टिंग से लेकर हाउस शिफ्ट तक हर काम में पैसे खाता था। ये स्टूडेंट्स को शराब पिलाता था, उसने माफिया राज फैला रखा था, अपना भौकाल बनाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग अस्पताल में रखता था। अख्तर अली ने कहा कि मैंने खुद इस आदमी के खिलाफ शिकायत की थी मगर कुछ नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है, मगर ये इल्जाम अगर 10% भी ठीक है तो इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। मतलब जिस मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी वहां रात को सुस्ताने का इंतजाम नहीं है। जिस सेमिनार हॉल में वो आराम करने गई थी उसके आसपास के सीसीटीवी खराब थे। जिस पुलिस वॉलंटियर को वहां लोगों की सुरक्षा देखनी थी वो खुद हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल था। और जिस कॉलेज प्रिंसिपल को इन सारी चीजों पर नजर रखनी थी अगर वो भी करप्ट था जैसा कि अख्तर अली कह रहे हैं, तो ऐसे क्राइम को कौन रोक सकता था। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ताजा सबूत मिले हैं उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने घिनौना काम किया है। अगर ऐसा है तो ये साफ हो जाता है कि क्यों शुरू में इस मामले को सुसाइड बताया जा रहा था, क्यों अस्पताल आने के बाद भी लड़की के घर वालों को 3 घंटे तक उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई, क्यों कुछ लोग दबी जबान में ये बात बोल रहे हैं कि लड़की इतनी रात में अकेले वहां क्या कर रही थी। इन सारी बातों को लेकर आज लोगों में भारी गुस्सा बनता है और होना भी चाहिए, मगर इस देश में कुछ लोगों की सोच इतनी सड़ चुकी है कि चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, उन्हें पहले यह देखना है कि वो घटना किस स्टेट में हुई है, जिसके साथ हुई है उसकी जाति क्या है। कोलकाता के केस में भी यही हुआ है। देश के कुछ भावी प्रधानमंत्रियों को 5 दिन लग गए ये समझने में कि इस मामले पर ट्वीट करना चाहिए। कुछ बड़े यूट्यूबर्स की अब तक इस पर जबान नहीं खुल रही है। कुछ लोग तो ट्वीट डिलीट करके फरार हो गए। प्रेशर पड़ा तो फिर से रस्म अदायगी करने आ गए। यूपी के किस शहर की किस गली के किस मोहल्ले में किसके साथ क्या हुआ है इन लोगों को सब मालूम होता है, क्योंकि वहां तो कुछ गलत होता है तो उसे उछालने पर इनकी राजनीति सधती है। मगर कोलकाता में निर्भया कांड जैसा घिनौना कांड हो गया, लेकिन ये लोग अब भी कैलकुलेटर लेकर ये हिसाब लगाने में लगे हैं कि इस मामले पर अगर कुछ बोल दिया तो दूसरी पार्टी को फायदा तो नहीं हो जाएगा, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कम तो नहीं हो जाएंगे। आखिर हर धंधेबाज को आखिर में ख्याल तो अपने कस्टमर का ही रखना पड़ता है। गोलगप्पे की रेडी पर भी लिखा होता है कि ग्राहक ही भगवान है, तो इन लोगों का यूट्यूब ठेला तो फिर भी गोलगप्पे की रेडी से ज्यादा बड़ा हो चुका है। नहीं, बताइए आप ही कमेंट करके। भाई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हादसा भले ही कोलकाता में हुआ है, मगर ये सिर्फ कोलकाता से जुड़ा नहीं है। आज देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं उनकी वजह यही है कि पूरे देश में सरकारी अस्पतालों का आज यही हाल है। वहां ट्रेनी डॉक्टर्स को 48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। कमर सीधी करने के लिए एक रेस्ट रूम तक नहीं होता, साफ टॉयलेट नहीं मिलता, खाने का बुरा हाल है, देखने के लिए इतने मरीज होते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल में होने वाली पॉलिटिक्स अलग। वहां स्टाफ की शक्ल में घूम रहे संजय राय जैसे पोटेंशियल रेपिस्ट होते हैं। सरकारें ये समझती ही नहीं है कि एक डॉक्टर को तैयार होने में एक पायलट जितना या उससे ज्यादा वक्त लगता है। किसी भी सोसाइटी में एक डॉक्टर होने का मतलब है कि उस देश की हजारों की आबादी को सिक्योरिटी देना। मगर एक डॉक्टर ही अगर अनसेफ फील करेगा, बेइज्जती फील करेगा, एक्सप्लॉइटेड फील करेगा, तो कौन काम करेगा ऐसे सिस्टम में, बताइए। यही रीजन है कि इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं टिकते। या तो वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, बड़े प्राइवेट अस्पतालों से जुड़ जाते हैं, और जिन्हें मौका मिलता है वो विदेश भाग जाते हैं। मतलब जो सरकारी तंत्र इन डॉक्टर्स को तैयार करने में लाखों रुपए लगाता है, वही सरकारी सिस्टम अपने निकम्मेपन की वजह से इन डॉक्टर्स को अपने साथ नहीं रख पाता। आज देश भर में जो डॉक्टर्स का गुस्सा है वो सिस्टम के इसी निकम्मेपन के खिलाफ है। आज देश में हर सिटीजन का यह फर्ज है कि वो डॉक्टर्स के इस गुस्से को समझे। अगर आप प्रॉब्लम को थोड़ा और करीब से देखेंगे तो ये बात अस्पतालों से भी आगे देश के हर ऑफिस की है। वहां औरतों को और लड़कियों को मिलने वाले वर्किंग एटमॉस्फेयर की भी है। अभी महीना पहले नोएडा के एक ऑफिस में एक लड़की ने इसलिए सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसके ऑफिस के कुछ लोग उसकी बॉडी शेमिंग करते थे। कितनी लड़कियां ऐसी बेचारी हैं जो सिर्फ नौकरी बचाए रखने के लिए 15-20 हजार की तनख्वाह बनाए रखने के लिए हर दिन ऐसे टॉर्चर से गुजरती हैं। ऑफिस में उनका बॉस, उनके सीनियर्स जो उनको टॉर्चर करते हैं वो भी जानते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी। आज जो लोगों में गुस्सा है
या जो निर्भया कांड के वक्त 2012 में लोगों में गुस्सा था वो इसी माहौल के खिलाफ था। मगर इतने सालों में हुआ क्या? न इतने सालों में सोसाइटी बदली, न पुलिस के काम करने का तरीका बदला और न ही अदालतों के रवैये में कोई चेंज आया। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक इस वक्त देश की अलग अलग अदालतों में 4 करोड़ 40 लाख केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें 8% यानी 36 लाख से ज्यादा केस महिलाओं की तरफ से किए गए हैं। इनमें 45% मामलों में या तो वकील पेश ही नहीं होते या अपराधी जमानत लेकर फरार हो जाते हैं। इसके अलावा 7% केसेस में ऊपरी अदालतों का स्टे है। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि औरतों के खिलाफ होने वाले इन क्राइम्स को 6 महीने में निपटाया जाए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्च 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस औरतों के साथ होने वाले क्राइम में थोड़ी संवेदनशील बने। इसी साल अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ऐसे मामलों को 2-3 महीनों में निपटाए। अक्टूबर 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि यह अदालत की ड्यूटी है कि वो ऐसे मामलों को पूरी सीरियसनेस के साथ टाइम पर निपटाए। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि औरतों के साथ रेप के मामले में अदालतों को लंबी तारीख देने से बचना चाहिए। इसी तरह अगस्त 2021 और अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने औरतों के साथ होने वाले क्राइम के मामलों को लेकर तेजी लाने की बात की थी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे मामलों में या तो पुलिस चार्जशीट दायर नहीं करती, चार्जशीट दायर हो जाती है तो बार बार कोर्ट में जाकर और टाइम मांगती है, फिर कोर्ट तक जांच के डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचते, निचली अदालतें बार बार तारीख देती रहती हैं, इंपॉर्टेंट गवाहों को पुलिस अदालत में पेश नहीं कर पाती, निचली अदालतें कार्रवाई पर स्टे लगा देती है और आरोपी जमानत मिलते ही फरार हो जाता है। अब आप ही बताइए, जिस समाज में औरतों के लिए ऐसे हालात हों जहां वो न वर्क प्लेस पर सेफ फील करें, न सिस्टम उनका साथ दे और न अदालतें तेजी से काम करें, तो वो महिलाएं कहां जाएं? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों में औरतों के लिए आजादी का क्या मतलब? आपकी सिस्टर या मदर 8 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर आती है तो जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती आपकी सांस फूली रहती है। आप उन्हें कहीं अकेला नहीं भेज सकते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ नहीं है, वो वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, वो सोशल मीडिया पर बुली की जाती है। ऐसे में उनके लिए इस आजादी के क्या मायने हैं? आप उनसे खुद पूछिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है इस मुद्दे पर बात करते करते मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूं। आपको लग रहा होगा कि नहीं रौनक भाई, आप जितना बोल रहे हो हालात उतने भी नेगेटिव नहीं हैं। लेकिन हेलो, हालात कैसे हैं इसका सही जवाब घर से निकलने वाली एक लड़की, एक औरत, आपकी मां और आपकी बहन ही दे सकती है इसका जवाब। 10 मिनट उनसे बात कर लीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। मगर जैसे कि मैंने कहा कि समाज तो जैसा है उस पर हम बहस कर सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मगर यह देखकर ज्यादा दुख होता है कि जो अपने आप को सोशल कमेंटेटर्स कहते हैं, जिन्हें दुनिया के हर फटे में टांग घुसाने की आदत है, हर मुद्दे पर ज्ञान पेलने का शौक है, वो लोग कोलकाता के मामले पर ऐसे चुप होकर बैठ गए हैं जैसे किसी ने उन्हें जेब काटते हुए पकड़ लिया हो। बताइए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इस मामले पर कुछ बोले तो कहीं उनका मालिक उन्हें बिस्कुट डालना बंद न कर दे, उनके जिहादी समर्थक अपने फेवरेट सीएम के राज्य की आलोचना सुनकर उन्हें अनसब्सक्राइब न कर दे। इन सारे यूट्यूबर्स के लिए अपने जाहिल समर्थकों और जाहिल सब्सक्राइबर्स को साथ रखना, उन्हें खुश करना, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है बजाय एक रेप विक्टिम की आवाज उठाने की। लानत भेजता हूं मैं ऐसे लोगों की सोच पर। बाकी उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में हुआ यह अफसोसजनक हादसा पूरी सोसाइटी के लिए एक सबक बने। वर्क प्लेस पर फीमेल स्टाफ की सिक्योरिटी को लेकर और अवेयरनेस आए। ऑफिसों में स्टाफ रखने से पहले उन लोगों का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक हो ताकि दोबारा ऐसे हादसे न हो। कोलकाता का यह मामला चूंकि रेप से जुड़ा है, ऐसे मामलों में यूट्यूब एल्गोरिदम भी ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचने नहीं देता। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में कई बातें आपको सच्ची लगी हो, उनमें ईमानदारी लगी हो और अगर आपको लगे कि ये कंसर्न और भी लोगों तक, अब कर लीजिए बात, कर लीजिए बात, क्या कीजिएगा बात इसका। अभी कुछ दिन पहले न्यूज चैनल में देख रहे थे, इलेक्शन चल रहा था, भर के लोग वीडियो बना रहे थे। हाँ, वीडियो बनाया था, ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अगर आप किसी एक लोग के तरफ से अगर कुछ वीडियो बनाते हो या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, आपको क्या मिलता था? सिर्फ स्ट्राइक। आज तो बोलेंगे हाँ, स्ट्राइक मिला। और लड़कों लोग कितना मेरे ऊपर भी कमेंट किए हैं, गलत सलत किए, वो ऐसी है, ये तो है सर हमारी कंट्री के लोग और ऐसे लोग मतलब जो एक पार्टिकुलर चीजों को लेके, एक पार्टिकुलर आइदर पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, व्हाटएवर जो भी है, हाँ। इसको लेके इतना ज्यादा बायस्ड है। अभी भी एक केस हो जाएगा, अभी भी कोई यूट्यूबर आएगा और दो तरफ से बोल रहे हैं। हाँ। ज्यादातर लोग वो बोल रहे हैं कि भैया ये अपोजिशन वाले। अब अपोजिशन के पास कितना टाइम है लोगों के पास? हाँ, तुम उठते हो, सुबह में उठते हो, जाते हो ऑफिस, काम करते हो, वापस आते हो, तुम ये चीजों को देखते नहीं हो? क्यों नहीं देखते हो? मेरा सिंपल सा फंदा है, किस वजह से उसके पेरेंट को 3 घंटे वेट कराया गया? हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है
उसको क्यों कहा गया कि वो सुसाइड है? क्या कोई लड़की अधनंगी पड़ी हुई है, लेकिन नहीं समझ में आया। इतने फ्रैक्चर दिख रहा है, उसके बाद भी तुम बोल रहे हो सुसाइड है? पहली बात तो कोई लड़की नंगी हो तो सुसाइड करेगी। जमीन पे फर्ज कहीं लटकी होती, कहीं छत से कूदी होती, उसको बात को आप कह सकते हो। इतना कुछ होने के बाद किस बेसिस पे सुसाइड किया गया? उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पे जो डॉक्टर लोगों के पोस्ट आ रहे हैं, कितने सारे लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। भाई कहाँ थी पुलिस? 100 लोग थे, 200 लोग थे, तुम्हारे पास तो भी हजारों की संख्या में पुलिस थे, क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे? लोगों की रक्षा करने की क्या वजह है? क्या वजह है कि जहाँ पे क्राइम सीन है उसके आसपास आप इनोग्रेशन कर रहे हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तोड़फोड़ कर रहे हैं? क्या जरूरत थी? क्यों नहीं रोका गया? क्या वहां पे पुलिस नहीं थी क्राइम सीन पे? क्या उनको उनकी ये ड्यूटी नहीं थी? अगर लोग पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, दे आर गेटिंग द लीगल नोटिस फ्रॉम पुलिस। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? क्या पुलिस की जिम्मेवारी सिर्फ क्या बोलते हैं कि घर में बैठ के भैया आइए हमारे पास एक FIR लिख के जाइए, वापस से उनको पे कीजिए? कहीं तो ऐसा नहीं होता है ना, हमारे गवर्नमेंट में कहीं लिखा नहीं, इनको रखना पड़ता है भैया, एक रजिस्टर देंगे, रजिस्टर के नीचे डाल दो भैया, तब वो सुनते हैं, दवाई नहीं सुनेंगे। और क्यों ना पूछे लोग सवाल, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी? जो DSP थे ना वो शायद, उनका देख रहे थे सोशल मीडिया, और क्यों ना करे सोशल मीडिया, वो अपना काम तो करो सही से यार, क्यों ना करे गुस्सा? हाँ, ममता बनर्जी ये बेवकूफ बना रही है लोगों को कहीं ना कहीं। अब पहले तो मुझे नहीं लगता था, मुझे लगता है सब पॉलिटिक्स चलता है, अब तो लगता है। एक बताओ, जो मैडम जिसके अंदर होम मिनिस्टर हो, वो CM हो स्टेट की, सारी पुलिस सारी व्यवस्था उस औरत के हाथ में हो, ठीक है, और वो खुद एक षड्यंत्र रचती है कि लोगों को लेके प्रोटेस्ट निकाल देते हो। किसके लिए प्रोटेस्ट निकाल रहे हो तुम भाई? तो अपनी व्यवस्था ठीक करो, जाके उन लोगों को चेक करो, देखो पुलिस को उनका काम करने के लिए उसको करो, नहीं करता है उसको सजा दो। भाई तुम क्या कर रहे हो? एक रैली निकाल रहे हैं, हम ये करेंगे, हम नारी शक्ति निकालेंगे, मजाक चल रहे हैं। खुद CM होके, खुद रोड पे उतर के, खुद के लिए ऐसा करना है, उससे क्या हो गया? इतना टाइम में क्या तुमने ये इंश्योर किया कि भैया ये सारा काम सही से होना चाहिए? कितने लोगों को बहाल किया गया? जांच परख उस टाइम में ज्यादा जरूरी है कि खड़ा होकर रोड पे खड़े होकर करना है, तो ज्यादा जरूरी है? ये तो मजाक चल रहा है ना। क्या करोगे भैया? तुम्हारी सरकार है, तुम सामने वाले को बोल दो कि भैया तुमने ये किया, ये तो उनकी साजिश थी। साजिश किसी की भी हो, तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना सिक्योरिटी की। पुलिस तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा सरकार है। अब आप BSF जाए वहां पे या CRPF जाए इन चीजों के लिए, फिर बोलो कि हमारे काम में हमारे काम नहीं करने दे रहे हैं। लोग क्यों ना आए, स्टूडेंट क्यों ना आए? जिस प्रिंसिपल को पूछताछ होनी चाहिए, जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो आज रिजाइन मारता है, रिजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करके उसको दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना के बाहर भेज देते हो। शर्म नहीं आती इस चीज को करने में? देश चला रहे हो ना, राज्य चला रहे हो। हाँ, बंगाल जैसे करो, यहाँ के लोगों के लिए। लेडी के बारे में ऐसे नहीं सोचते। हाँ, नहीं वो छोड़िए, इतने सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो अभी, अगर वही कोई दूसरा स्टेट होता जहाँ पे नन सेंट्रल गवर्नमेंट होती, अभी तो बवाल काट दिए होते, गारंटी लिख के ले लो, बवाल काट दिए होते। 24 घंटा में पागल हो जाता हूँ। और ऐसे लोगों को यूट्यूब भी प्रमोट करता है। आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना, आपको देखिएगा हमको कितना डिसलाइक और कितना रिपोर्ट्स आते हैं। गारंटी लीजिए, सच बोलने पे ही होता है। क्योंकि यहाँ के अगर तुम सच नहीं बोल सकते, ऐसी मुद्दों पे अपनी बात नहीं रख सकते, ऐसी घिनौनी चीजों पर नहीं ले सकते, तुम भारतीय तो बिल्कुल नहीं हो, और इंसान तो तुम हो ही नहीं। तुम जानवर हो, और तुम्हारा काम ही वही है जानवरों वाली। जानवर भी जो होता है ना, ठीक है, वो भी ऐसी हरकतें तो नहीं करता। ठीक है, रखते हैं, देखते हैं और लोगों को, कितने लोग पॉइंट ऑफ व्यू अपना देते हैं, आते हैं, देखते हैं कितने आते हैं गवर्नमेंट के चमचे, और कितने लोग नहीं। पता है कि हमारा वीडियो आगे तो नहीं जाएगा, उनको पता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखिए, अपनी बात बोलना है 10 आदमी तक, अगर मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं तो वही हमारे लिए अपनी जीत है। हमें ये देखना है कि हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों का रख सकते हैं। देखते हैं ना कितने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मैच करता है। कहाँ है वो लोग भाई जो किसान आंदोलन में बैठे पड़े हुए थे, या कहाँ है वो लोग जो एंटी गवर्नमेंट और नारे लगा रहे थे? क्या उनको ये नहीं दिख रहा है? ये चीज नहीं है। कुछ लोग आके बोलते हैं
कि भैया हिजाब नहीं पहने थे तो ऐसा हो गया। हाँ, क्यों भाई, तुम जाके हिस्ट्री नहीं देख रहे हो? सबसे ज्यादा लोग जो होता है ना, ऐसे लोग जो ढक के रखते हैं वहां भी होता है। तो क्या ये करने से हो जाएगा? सब लोग को बुर्के में डाल दो, सब लोग को घूंघट में डाल दो, तो क्या सब चीज रुक जाएगी? ऐसा कुछ नहीं, मानसिकता सही होनी चाहिए। 70-75% ये केस होती है ना, जो कोई या तो रिश्तेदार होता है, कोई पड़ोसी होता है, या कोई जानकार होता है। बिल्कुल सही। ज्यादातर चीजें होती है। हाँ। हरासमेंट सबका होता है, लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है, सबका होता है। तो इसके खिलाफ आपको आवाज उठाने में शर्म आ रही है। लेकिन अगर आपको एंटी नेशनल चीजों पे करने में आए, एंटी नेशनल बातों करने पे आए, तो आप लोग झंडा लेके पहुंच जाओगे, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दोगे, भारत टुकड़े होंगे। क्यों टुकड़े होंगे साले? तुम्हारे टुकड़े होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।